তাই বলি যতই করো হামলা খেলা হবে। कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। भवानी पुल वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। उनको ये दंगा लगाना ही पड़ेगी। पिछले बार मुझे हराने के लिए वो दंगा लगाई थी। और भवानीपुर में ममता बनर्जी सेकेंड टाइम नंदीग्राम का बात हारी। दिल्ली का बीजेपी सरकार থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि अब ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स नामांकन कर रहे हैं जिन्हें सत्ता की धुरी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में निर्णायक चुनाव अब उस तरफ बढ़ गया है जहां पर सबकी नजरें उन कैंडिडेट्स पर हैं जो इस चुनाव की धुरी बने हुए हैं। चुनाव में हर दल लीड लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ममता दीदी जहां खुद को पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नेता होने का दावा कर रही हैं, उनकी छवि ऐसी बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार तू डाल डाल मैं पात पात वाली पॉलिटिक्स पर आमादा है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर सीट पर सीधी टक्कर ले रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और यहीं से शुभेंदु अधिकारी को भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में माहौल बनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और बड़ा संदेश देने की कोशिश की। शाह ने कहा कि अगर भवानीपुर की जनता बीजेपी को जिता देती है तो पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। अमित शाह के रोड शो में काफी भीड़ भी देखने को मिली और स्थिति एक जगह पर संभालनी पड़ी। जब कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास के पास से यह रोड शो गुजरा, उस समय काले झंडे लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई, जिसे समय रहते पुलिस ने संभाल लिया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी। सरकारी सिस्टम में गुंडा तंत्र हावी हो चुका है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बंगाल में हर तरफ बम धमाके और गोलीबारी हो रही है। सरकार के खिलाफ लोग नाराज हैं। बंगाल में जनता बदलाव के लिए बेताब है। अमित शाह का कानून व्यवस्था पर हमला बोलना एक तरह से मालदा की घटना को और भी बड़े तरीके से पेश करना है, जिसमें एसआईआर के काम से जुड़े 7 चुनाव अधिकारियों को लोगों ने बंधक बना लिया। 9 घंटे तक अधिकारी बंधक बने रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और मालदा के डीएम और एसएसपी से जवाब मांगा। मालदा की घटना को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, जिसके जरिए इस बात का संदेश दिया जा सके कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। वहीं दूसरी तरफ मालदा की घटना पर ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं, अफसरों को बदल दिया गया है, अब सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है। फिलहाल आज के मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते हैं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर
अब परिवर्तन होना चाहिए। तो चाहे वो कितना भी ताकत लगा ले, एड़ी छोटी की जोर लगा ले, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह और बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस और बुरी तरह 26 के चुनाव में हराएगा। ये चेतावनी देकर मैं जाता हूं। निश्चित बात है, ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा आने का मतलब ये होता है यह दंगा लगाना जरूरी है। उनको ये दंगा लगाना ही पड़ेगी। पिछले बार मुझे हराने के लिए वो दंगा लगाई थी, वो भी राम नवमी के दिन पे, और उनके पार्टी के विधायक क्या कहा था सबको पता है। मैं बार बार इस पर जिक्र करूं ये बात, एक ही बात, ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जितने ज्यादा रुकेगी उतने ज्यादा ही यह दंगा लगने की संभावना बनेगी। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से चुनावी मोड़ पर अब एक दूसरे के सामने कैंडिडेट्स आ गए हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चंद्रशेखर बसोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शेख जाहिद हुसैन जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। फैजुल खान जी हैं, जेयूपी के प्रवक्ता हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ओम प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर बसोटिया जी आपसे जानना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर अपना नामांकन दाखिल किया है, अब इसके बाद जिस तरीके का रोड शो हुआ, भीड़ दिखी, आपको क्या लग रहा है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है या फिर अभी टक्कर बाकी है? देखिए, आज महावीर हनुमान जयंती के दिन आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम बोल के मैं बात शुरुआत करता हूं। भवानीपुर तो अभी पहली झांकी है, पूरा बंगाल अभी बाकी है। भवानीपुर के जनता ने आज ये दिखा दिया कि ये इस प्रशासन के उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए, क्योंकि चुनाव होगा। और आप इस राज्य की स्थिति कितनी दयनीय है, मैं आज की घटना से बताऊं। भारत का गृह मंत्री इस भवानीपुर में आता है और मुख्यमंत्री के उस घर के गली पे जहां एक सामान्य आदमी को जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, धारा 163 का उपयोग होता है। आज वहां सैकड़ों की संख्या में दीदी की गुंडा वाहिनी गो बैक का नारा लगा रही थी और पुलिस हाथ में चूड़ी पहने हुए खड़ी थी। दीदी बोलती है मेरा अधिकार ले लिए। आपके आईसी लोग काम क्या कर रहे हैं? कल मालदा में जो घटना हुई, अब उस पर तो टीएमसी ने कहा है कि वो अब ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन उनका चल रहा है। अब ट्रांसफर हो गए, नए अधिकारी बैठ गए। काम करिए। जब ऐसी बात है तो पुलिस को क्यों रखते हैं रास्ते में? क्यों हटा दिए? पूरा केंद्रीय वाहिनी को दे दे, केंद्र वाहिनी को दे दे। और दूसरी बात मैं बोलूं, मालदा में जो घटना हुई वो बंगाल के सभ्य बंगालियों को ये तमाचा संजोकर कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जो हमारे हक की बात करेगा वो रहेगा और जो नहीं रहेगा वो बंधक। आज तो चुनाव के अधिकारी बंधक बने हैं और यदि यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में बंगाल के भद्र बंगाली बंधक बन जाएंगे, क्योंकि इनको रोकना होगा। ये जो उपद्रवी है ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह बायस्ड है और मुख्यमंत्री के इशारे पे इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पे ये काम हुआ। 9 घंटा जो आपके घर में आएंगे काम करने के लिए, आप उनको बंधक बना लेंगी। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए चुनाव आयोग को कि मैं बोलती हूँ मुख्यमंत्री सबको अरेस्ट करो, तो नहीं बोल रही है। नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको मालूम है पीछे से ये सारा गेम प्लान आईपैक की कंपनी और अभिषेक के इशारे पे हो रहा है। ठीक है चंद्रशेखर जी, इसका जवाब लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा। शेख जाहिद हुसैन जी हैं हमारे साथ टीएमसी की ओर से। शेख साहब, सीधा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि टीएमसी के लोगों ने बवाल किया रोड शो में और उसी का
कारण रहा कि एक अव्यवस्था फैलने की स्थिति बनी। पुलिस प्रशासन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। पहले तो मैं तमाम जितने भी आज हम लोग बैठे हैं सबको मेरा गुड इवनिंग। जो आरोप की बात हो रही है ये सरासर बेबुनियाद बात है। जहां तक कि भवानीपुर का मामला है, भवानीपुर एक ऐसा केंद्र है, ये एक ऐतिहासिक केंद्र है। भवानीपुर एक हिंदुस्तान का एक ऐसा केंद्र है जहां इसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इसे मिनी गुजरात भी कहा जाता है। और हमारे बंगाल के जो कल्चर है, जो संस्कार है, वो एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तोड़ने का नाम बंगाल नहीं। रहा बात ये जो आरोप भाई साहब ने अभी रखा गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, ये देखिए ये सरासर गलत है। ये टीएमसी का कार्यकर्ता का कोई इसमें लेना देना नहीं है। कौन कहां से क्या किया, मुझे अफसोस है इतना तो देखिए। हमारे चंद्रशेखर जी एक मिनट, चंद्रशेखर जी बीच में मत बोलिए, ऐसे ऐसे चर्चा फिर आगे नहीं बढ़ती है, समय बर्बाद होता है। हमें इस बात का खेद है, अफसोस है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री है, वो प्रचार में भारत के हर प्रांत में जा सकते हैं और वो आज नामांकन शुभेंदु जी का इसमें आए रोड शो में, उनको स्वागत है, ऐसा कोई बात नहीं। मगर रहा बात है जहां शांति की बात अगर आप करते हैं, दीदी, हम लोग दीदी ममता बनर्जी बोलते हैं क्योंकि बड़ी जो बहन होती है उन्हें हमें सम्मान से पूछता है, वो माँ दाखिल होते हैं, उन्हें हम सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे संस्कार, हमारे भारतीय जो कल्चर है वो चीज हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, अभी तक जहां तक कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर है, दीदी आगे ही बता चुकी हैं कि अभी संपूर्ण रूप से निर्वाचन कमीशन के हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर। तमाम जितने भी यहाँ के आईएएस, आईपीएस, ठीक है, ये जितने एक सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे शेख साहब, जब ये उपद्रव हुआ जी, तो टीएमसी की तरफ से ये बात क्यों नहीं कही गई कि जो भी उपद्रव कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लीजिए, हमारे लोग नहीं है? देखिए, आपका बात जो कहना है कि टीएमसी की तरफ से कोई भी चीज हम हमेशा निंदनीय करते, कोई भी, अब कौन आदमी है, वो तो कोई टीएमसी के लोग तो नहीं थे कि भाई वो गृह मंत्री को कोई तरह गलत बात बोलना। आम आदमी रास्ता में बहुत तरह लोग होते, बहुत तरह के सोच विचार के होते। मैं पर्सनली, आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी का उससे लेना देना नहीं है, हम करता हूं। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपने बात अपनी रख दी है मजबूती के साथ में। फैजल खान जी है हमारे साथ। फैजल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव मैदान में उतरी है, एक अलग तरीके की इक्वेशन पैदा हो रही है, पैदा करने की जो कोशिश है उसमें आप खुद को कहां तक देख पा रहे हैं कि जिस वजह से आप चुनाव में उतरे हैं उस वजह को आप चुनाव खत्म होते होते सिद्ध कर पाएंगे? अनम्यूट कर दीजिए पहले। फैजल जी, अपने माइक को ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, 2015 के बाद 2011 के बाद जो सरकार मुख्यमंत्री बनी और जो भी मैनिफेस्टो पर बात था, तो माइनॉरिटी पे ऐसा कोई काम दिखाई नहीं दिया। ना नौकरी पर है, ना एजुकेशन पर है, ना हेल्थ पर है। सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके ममता बनर्जी वोट लेना चाहती माइनॉरिटी का, और ना लीडरशिप देना चाहती हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में जो साठगांठ है, वो साठगांठ अब माइनॉरिटी समझ रहा है कि आने वाले वक्त में अपना लीडरशिप पूरे बंगाल में तैयार करना जरूरी है। क्योंकि
जो खेला होवे जो उन्होंने नारा दिया था, तो खेला सिर्फ बीजेपी के साथ करना है उनका, क्योंकि बीजेपी से टीएमसी में आके लीडरशिप ले रहे हैं और टीएमसी में जाकर के बीजेपी से लीडरशिप ले रहे हैं। तो ये दोनों का साठगांठ अब कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समझ रहा है, अपना लीडरशिप तैयार किया जा रहा है। आज जो घटना देखने को मिली, जो इस तरह का मामला वो इसको प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी वर्सेस दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा मैदान में बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले वक्त में एजीयूपी एमआईएम जो दिखाएंगे पूरे बंगाल में, तो किंग मेकर जरूर हम लोग बन के उभरेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं फैजल भाई कि ममता बनर्जी या खासतौर से टीएमसी अगर आप देखें तो उन्होंने अब की बार जो टिकट बांटे हैं उसमें इस बात का एक ख्याल किया है कि या तो महिला हैं या अल्पसंख्यक हैं या फिर अल्पसंख्यक महिला हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है। तो आपके हिसाब से जो मुसलमान है पश्चिम बंगाल का वो इतने से संतुष्ट नहीं है? आवाज आ रही है फैजल जी? चलिए हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास आने की। लक्ष्मी प्रसाद जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में आज भवानीपुर नामांकन में हमने देखी है, इससे क्या समझा जाए कि बंगाल का चुनाव आक्रामक होने की तरफ मुड़ चुका है और स्थितियां गंभीर होंगी? इससे पहले मालदा हमने देखा, अब ये भवानीपुर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये कहना है कि अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो अभी जो 2026 का इलेक्शन होने वाला है, तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार का जो है तीसरा टर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जनता में कहीं ना कहीं एक मीडिया परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार से लोग जो है नाराज हैं। अगर ये मालदा वाली घटना की बात कही जाए तो इसमें एसआईआर से रिलेटेड मामला था, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वैलिड वोटर्स थे जिनका नाम जो है शायद निकाल दिया गया है। तो ये जो मेन अगर पॉइंट अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के तौर पे या एक एनालिस्ट के तौर पे, तो जब भी इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। देखिए, राजनीति में हम लोग साधारण तौर पे ये समझते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई भी ऐसी अस्वाभाविक चीज नहीं है। लेकिन जो संस्थान होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इलेक्शन मशीनरी है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए ताकि जनता का विश्वास जो है उसमें बना रहे। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, ग्राउंड पर आपको क्या नजर आता है कि क्या वास्तव में जो एसआईआर की प्रक्रिया चली, जिस तरीके की स्थितियां बनी या जिस तरीके का बवाल हुआ, सीधा सीधा अगर हम कहें, तो उसमें एक मौका टीएमसी के पास है या उनके समर्थकों के पास है या आम लोगों के पास है कि अपनी तरह से उस चीज को लेकर के सड़क पर उतर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, चुनाव आयोग के लोगों को बंधक बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें भी जो पिछले कई दशकों से रह रहे होंगे बंगाल में, लेकिन हकीकत में बंगाल के वो हैं नहीं, क्योंकि जो घुसपैठ की समस्या है वो आज की तो है नहीं। तो वो आए, बस गए, पीढ़ियां बदल गईं। अब जब कागज चेक हो रहा है तो ये केवल बंगाल नहीं, पूरे देश में है। लेकिन समस्या ये है कि उनको पॉलिटिकल वरद हस्त मिला हुआ है, अलग अलग राज्य, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। दिक्कत वहां पर है या वास्तव में चुनाव आयोग कुछ कोताही कर गया? शेखर जी, सबसे पहले नमस्कार। लक्ष्मी प्रसाद जी ने 2-3 बातें कही, उसमें मैं एक चीज जोड़ रहा हूं। देश के कई राज्यों में एसआईआर हुआ है, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसआईआर पूरी हो रही है। एक तरह से देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है शेखर जी, उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। चीफ जस्टिस ने मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को तलब किया है और टिप्पणी की है कि क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि ये घेराव करने वाले लोग कौन हैं। हमें सब पता है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कमेंट है सुनवाई के दौरान, पहली बात। दूसरी बात, जो मालदा की कल हिंसा हुई है उसमें अभी तक 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है।
मैं एज अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, उसमें AISF ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के जो एक कैंडिडेट हैं वो भी अरेस्ट है। इसके बाद जितने 17 अन्य लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हैं। मैं कम्युनिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, वो वहाँ के जो कैंडिडेट अरेस्ट हुए हैं या तो उनके समर्थक हैं या किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है शेखर जी की SIR की प्रक्रिया बंगाल में जो हुई वो निश्चित तौर पे लोगों को हैरान करने वाली थी। कई बुजुर्ग लोग, कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 82 साल का है, कोई 90 का है, वो भी अपने फैमिली वालों के साथ कोई रिक्शा से, कोई बाइक से गया, बैठे रहे दिन भर, परेशान हुए। निश्चित तौर पर इससे लोगों में एक नाराजगी थी और है भी। लेकिन आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब तक फाइनल लिस्ट पब्लिश हुआ, मतलब जिसमें संदिग्ध सूची को छोड़कर जो फाइनल ड्राफ्ट जो था, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आई चुनाव आयोग की ओर से, उसके पहले किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। फाइनल लिस्ट के बाद भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। और अब जबकि चुनाव सिर पे है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अधिसूचनाएं जारी हुई है, तब सैकड़ों की संख्या में लोग अचानक उतरते हैं और BDO ऑफिस को घेर लेते हैं। ये चीजें अचानक नहीं होती, इसके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा होगा, एक बड़ी मैसेजिंग जैसा काम किया गया होगा। जो कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो शाम को 4 बजे से BDO ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई और 12 बजे जब पुलिस 7 जुडिशियल अधिकारियों को बचाने के लिए आई तो उस भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर करके उन अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, कांच टूट गए, एक जवान घायल भी है, शायद उसकी हालत गंभीर है, हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर विस्तृत जानकारी नहीं दी है। मेरे कहने का मतलब है शेखर जी कि इस बार जो SIR की प्रक्रिया थी वो कितना जरूरी है या नहीं है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे ठीक है, एक चुनाव के बीच में दहशत पैदा करने का प्रक्रिया है, पूरा इंतजाम किया गया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं रह जाता है। जो बात आपने कही है शेख जाहिद जी, जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें आपको नहीं लगता कि मतलब आपका 3 टर्म सरकार का पूरा हो रहा है? अरे बंगाल के लोग भद्रजन बोले जाते हैं, कुछ तो भद्रता रहनी चाहिए थी ना। अभी फिर बंगाल में आपने क्या किया 15 साल में? स्थिति तो ये जो भीड़ तंत्र है ये हम सब जानते हैं कि कौन किस तरीके से किन देशों में होता रहा है। यहां उत्तर प्रदेश में भी एक बार अभी एक जगह पे भीड़ लगी थी तो हमारे CM ने लाठी फटकवाई, मौलाना साहब अंदर गए और भीड़ रफू चक्कर हो गई। ये बंगाल में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शेखर जी, पहले आपको ये चीज बता दूं, खास करके बंगाल में 2024 के जो टोटल वोटर लिस्ट था वो करीब 7,67,79,729 ये टोटल जो वोट था। 28 फरवरी 2026 इलेक्शन कमीशन ने करीब डिक्लेयर किया 6,44,00,000, जिसमें से 58 लाख वोट कटता है, वो या तो डेथ है, या तो शिफ्टेड है, या तो नॉट फाउंड। बाकी 60 लाख जो लोग हैं वो एडजुडिकेशन में है। उसके बाद 6 लाख लोग जो है वो हियरिंग में गया नहीं, तो ये करीब करीब 64 लाख का फिगर आता है। अब सवाल, इलेक्शन कमीशन ने अपना लिस्ट भी जारी किए, सब चीज सही है। बहुत सारा ऐसा जेन्युइन वोटर है। मैं हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जज रहे हैं, उनका नाम सैदुल्ला मुंशी। उनका मैं एक न्यूज़पेपर में देख रहा था कि उनका वोट, उनका मिसेस का वोट, उनका बेटा का वोट, ये तीनों का वोट टोटली नॉट फाउंड में पाए। और ना जाने इस तरह से जेन्युइन वोटर्स जो है बहुत सारे, जो
एक टाइम वो भारत के सेना में भी थे, कोई रिटायर्ड बीडीओ भी है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर भी, इसमें बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स भी डिलेटेड। हमें ये चीज अभी तक नहीं समझ में आया कि जो जेन्युइन वोटर हैं में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनके तमाम जो ट्राइब्यूनल को मैं सम्मानित करता हूं, मगर जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया मुर्शिदाबाद में जो हड़दम मची है, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये जो भी हैं, ये सारा जेन्युइन वोटर्स है और वो वोट के लिए, अपना वोट के लिए उन्होंने तमाम ये वीडियो को ये घेराव सारे करना, लोग जेन्युइन SDO को हैं, घेराव ये करना। सारे लोग वाजिब हैं। ये आपके पास क्या सबूत है इस बात का? मतलब मैं जानना चाहूंगा आपसे। ऐसा है कि देखिए, हाँ। सबसे पहला बात तो ये है, हमारे पास सबूत से पहले जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, वो तमाम लोगों ने, उनका पास डॉक्यूमेंट है, वो SIR में पार्टिसिपेट भी किए, वो डॉक्यूमेंट्स भी जमा दिए हैं। और जहां तक कि हम लोग को खबर भी आता है, हमारे ही लोकल में, हमारे एक आज ही मैं दिन के टाइम एक बहन रोने लगी, उनका नाम है NK सिंह। हमला बहन क्या हो गया? बोले देखिए हमारा तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया। तो हमला तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बोले मुझे थोड़ा हेल्प आप कीजिए। हमला बोलो क्या करना है? कि मुझे एक्चुअली क्या है, थाना में मैंने GD भी किया, वहां से बोला कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का वहां से कॉपी हमको ये करना, तभी मैं यहां से आपको पासपोर्ट का ये इशू कर सकता हूं, मैंने पासपोर्ट बने पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियर कर सकता। हमने कहा ठीक है। हमारे एक मित्र था मिस्टर संजय जायसवाल जी, हमने कहा यार संजय भाई ऐसा ऐसा बात है तो देखो। बोले जाहिद जी 2-3 दिन समय लगेगा। तो हम लोग तो हर लोगों का साथ ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ताकि जेन्युइन इस तरीके के किसी का केसेस भी- आपके सामने आ रहे हैं। एक सवाल जो फैजल साहब की तरफ से रखा गया, उसका जवाब लेकर के मैं फिर चंद्रशेखर जी के पास जाऊंगा। उनका कहना यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए पिछले 15 साल में टीएमसी ने तमाम बातें की, लेकिन किया धया कुछ नहीं, तो इसी वजह से उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी और अब वो अल्पसंख्यक लीडरशिप को लेकर के आगे आ रहे हैं। आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले इस बात नहीं, मेरा सवाल शेख साहब से ही है। जय जी अपने अनम्यूट कीजिए और अपना जवाब दीजिए। पहले बात तो हमें, हमारे पार्टी, हमारे नेत्री या हम लोगों को अल्पसंख्यक से कोई खतरा था भी नहीं और न रहेगा। अल्पसंख्यक हो या जो भी धर्म या जो भी वर्ण के लोग हैं, वो ममता बनर्जी के साथ आगे भी थी, आज सवाल भी ये है नहीं है, और सवाल कल ये भी है रहे। शेख साहब, सवाल फिर से सुनिए आप। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों की बात तो की, वोट तो लिया, लेकिन किया दिया कुछ नहीं ममता बनर्जी ने, इसलिए वोट के उनको अपनी सबके पार्टी लिए बनानी पड़ी। अल्पसंख्यक नहीं, ये बेबुनियाद बात है। देखिए अल्पसंख्यक का जहां तक की बात है, ममता बनर्जी दीदी जो है वो सबके लिए है, वो अल्पसंख्यक बोल के कुछ नहीं है, वो सबके लिए है। वो मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, गरीब हो, यतीम हो, बेवा हो, कोई भी वर्ग के हो, वो सबके लिए काम करती तो है। ये आपसे पूछे क्यों? हुमायूं कबीर को अलग क्यों जाना पड़ा? शेख साहब, हुमायूं कबीर को अलग क्यों जाना हुआ? उनको क्यों निष्कासित करना पड़ा? व्यक्तिगत मामला है। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है। शायद उनको लगा कि हमें कुछ आने वाला दिन में हमें कुछ और कुछ बड़ा जगह कुछ बनने का उनका सोच है, हो सकता है। मतलब आपके राज में नहीं हो पाया ना ये, ममता दीदी के राज में नहीं हो सकता हमारे था ना? राज, सबसे पहली बात तो ये है, गणतांत्रिक देश है, हर इंसान का अपना हक है, अपना पक्ष रख सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई चलिए बात ठीक है, पॉइंट टू बी वो नोटेड। आज- आ गया, आपका जवाब आ गया। अब चंद्रशेखर जी के पास जाएंगे। चंद्रशेखर जी, दो बड़े मसले हैं। एक तो यह है कि जेन्युइन वोटर अभी भी अपनी वोटिंग राइट के लिए संघर्ष कर रहा है। टीएमसी के पास उदाहरण है, हो सकता है आपके पास भी हो, या अगर हो तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं।
चुनाव आयोग की जो लिस्ट आखिरी दौर में आई है उसके ऊपर भी कई चीजें, कई पार्टियां, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। दो चीज तो ये हो गई, और बड़ी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुमायूं कबीर अपनी पार्टी लेकर के आए, ओवैसी उनके साथ में आए, तो ये एक इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है। और इस इक्वेशन का आपको लगता है कि चुनाव में किसी तरीके का लाभ पहुंचेगा बीजेपी को? शेखर जी, पहले बात तो ये लाभ और नुकसान की बात नहीं है, या सिर्फ नुकसान हुआ है तो बंगाल के नागरिकों को हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक नारा सबसे हिट है, न खाता न बही, जो मुख्यमंत्री बोले वही सही। इन्होंने, सबसे शर्म की बात है, मुख्यमंत्री ने अपने मंच से हमारे बंगाल के जो मुस्लिम भाई हैं, जो यहाँ के जेन्युइन है, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, ये बोलकर कि मैं हूं जो एक समुदाय को रोक रखी हूं, वरना 1 मिनट में बंगाल के लोगों को 12 से 13 बजा देंगे। ये क्या बोलना चाह रही है? वो हिंदू को मुसलमान से लड़वाना चाह रही है। और इन्होंने जो पार्टी बनाई हुमायूं कबीर, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपनी उन्नति करे। मुख्यमंत्री बताए मुसलमानों के लिए बंगाल में कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितना मेडिकल बना, कितने उनके नौजवानों को नौकरी दी गई, कुछ नहीं। सिर्फ बी क्लास का उनको बना दिया गया, गुनाह में उनको लपेट दिया गया, उनको बम बनवाने के कारखाने लगा दिए। और जब चुनाव आए बोलते बीजेपी का शेर आएगा तुमको खा जाएगा। अब मुसलमान को समझ में आ गया है कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन ये ममता बनर्जी की जो निर्ममता है, जो कभी किसको भी ले लेती है और जब जैसा तक तैसा। आज आप देखिए बंगाल में क्यों हुमायूं कबीर को भागना पड़ा, क्यों? अरे आप सब दे देती, क्यों नौजवान आज बोल रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें कम नहीं मिला। 10 लाख रुपए खर्चे करके एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है और मुख्यमंत्री उसकी औकात 50 रुपए की रख देती है। 50 रुपया रोज का, महीने का 15, साल का 18,000। नौकरी नहीं है, काम नहीं है। 2013 में आपको मैं आंकड़े दे सकता हूँ, 2013 में 17 लाख युवाओं ने नामांकन किया अपना, और लोग कितनों को पैसा मिला? 85,000 को। अच्छा, एक चीज बताइए चंद्रशेखर जी, ये एक आपने बड़ी दिलचस्प बात कह दी है। जो बाप अपने लड़के को 10 लाख रुपया लगा करके कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करा करके तैयार कर रहा है, तो वो किस टाइप का आदमी है? जो वो लड़का मतलब किस तरीके का है जिसकी, जो इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी 50 रुपए की नौकरी के लिए भी तरस रहा है? मतलब उसने क्या, सवाल उसकी काबिलियत पे उठा रहा हूं। नहीं, मैं उसके आगे बात, क्योंकि बंगाल को इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सिंडिकेट राज, मुख्यमंत्री का सुझाव आता है कि घर की माँ बहन को घुगनी बनाने का काम बोलो और उससे ज्यादा धंधा चलेगा। रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान खोलो, ये मुख्यमंत्री उन मुद्दा में अभिषेक बनर्जी को बताए। अभिषेक बनर्जी की औकात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के अलावा एक नाम, और जिस दिन अपने पास से ये नाम हटा दे कि मैं ममता का भतीजा हूं, लोग पूछेंगे नहीं उनको, पर वो ताज है और बाकी सब बेकार है। इसीलिए बंगाल की जनता ने जागा है और इस बार परिवर्तन अवश्यंभावी है। ये सरकार जाएगी और इसके बाद जो सरकार आएगी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर विकास करेगी, क्योंकि सबको अधिकार है बंगाल में स्वतंत्र तरीके से रहने का, सबको अधिकार है। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं अब जब फैजल जी के पास जाता हूं। फैजल जी, जो बात आप कह रहे थे उसका एक्सटेंशन चंद्रशेखर जी की तरफ से, मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सबका ख्याल रखेंगे। आपकी बात में सिर्फ मुस्लिमों की ही बात है, अल्पसंख्यकों की ही बात है। तो यहां पर थोड़ा सा एक डाउट भी पैदा होता है कि आपकी पार्टी क्या मुस्लिमों को लीडरशिप में दे करके, ला करके एक अलग पटकथा लिखने की तैयारी कर रही है, मतलब नए जिन्ना तैयार कर रही है क्या? देखिए, इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर कम्युनिटी के लोग लीडरशिप में आते हैं, तो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ये क्यों दोहरा मापदंड है? तो मुसलमान भी अब चाहता है, मैं बता देता हूं, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर इस बात का जवाब देता हूं। एक मिनट फैजल जी, मैं इस बात का जवाब बहुत स्पष्ट तौर पे देता हूं। 1947 ज्यादा दूर नहीं है, अभी 70-75 साल हुए हैं। तो हमारी 2 पीढ़ी पहले यहां बाप दादाओं में एक ऐसा आदमी भी पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करा दिए, और 3 टुकड़े कराने के बाद बंगाल भी जला, आपको पता ही है। और इधर क्या होता है यहां तो आपको पता ही है, जो पाकिस्तान के नाम से।
तो इस जगह पर ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कोई चर्चा में इस तरीके से कहे ना कहे अपनी जगह, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर के एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन यह भी बात सही है कि उस डेफिसिट का मतलब यह नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही है, चूंकि आपने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए ही इस पार्टी का जन्म करवाया है और आप बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, ईंट गुम्बा मंगवा रहे हैं, तो इससे संदेह पैदा होता है कि आप नए जिन्ना भी तैयार करेंगे। भैया जब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम क्यों, ये हमको समझ में नहीं आता है। राम मंदिर बने तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा मंदिर ममता बनर्जी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगन्नाथ मंदिर बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबरी मस्जिद बनेगा तो प्रॉब्लम है। अरे आप मस्जिद बनाने, प्रॉब्लम होगा। एक सेकंड, प्रॉब्लम क्यों है? मस्जिद बनाते उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बाबर के नाम पे बनाएंगे, बाबरी बनाएंगे तो विवाद होगा ही होगा भैया। भैया आप बाबर के नाम से जो बना है तो बाबर नाम बहुत सारा हिंदुस्तान में है, फिर उसको भी खत्म। ठीक है चंद्रशेखर जी, अब आप जवाब दीजिए। भी खत्म करना पड़ेगा। ठीक, जवाब दीजिए आप। चलेगा सुप्रीम कोर्ट का जब प्रॉब्लम नहीं है तो आम जनता और आम पार्टी का प्रॉब्लम क्यों? चंद्रशेखर से बड़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया, हाई कोर्ट दे दिया, तो फिर आगे कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। इनकी कोई नहीं होगी। ये प्रॉब्लम बीजेपी को है और टीएमसी को है। ये दोनों भाई बहन मिलकर के बड़ा खेल करना चाहते हैं, जो माइनॉरिटी कभी भी झांसे में नहीं आएगा। हम उन्नयन चाहते हैं, इसीलिए आम जनता उन्नयन पार्टी लाए हैं। हमें उन्नयन चाहिए, ना मस्जिद से ना मंदिर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें नौकरी चाहिए जो हमें नहीं मिल रहा। शेख साहब आप बहुत शांति से सुन रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहना है क्या? हाँ कहिए कहिए शेख साहब। भाई मैं तो बोलने के लिए आपके परमिशन चैनल से लेना चाह रहा। अरे ऐसे कटाजुजे में कौन परमिशन देगा? आदमी लगे हाथ में अपनी बात कही दीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देश को अभी सबसे बड़ा जो चीज जरूरी है वो है एकता और यूनाइटेड एंड डाइवर्सिटी। कब तक लड़ोगे मेरे यार? लड़ के तो कोने पे आ गए, अब तो सुधरो। अरे अब तो आपकी बात शेख साहब, क्या बात आपने कही है? अरे एक सेकंड शेख साहब, ये 2021 में जब चुनाव के नतीजे आए थे तब आप कहां थे? जब हिंदुओं को पलायन करना पड़ा बंगाल से, तब आप कहां थे? नहीं, कोई पलायन करना नहीं पड़ा है। सबसे पहला बात तो ये है, अगर आप हमारे मित्र, अगर आप चाहें तो हमें कुछ बोले। देखिए मैं तो चिल्ला नहीं सकता हूँ, आप जरा सुनिए। आपने बहुत सारा बात रखे हैं, हमने सुना है, और भी सारे लोग हैं, सुन रहा हूँ, थोड़ा हमारे भी बात सुने। देखिए हमने एक पिक्चर देखा था, शोले पिक्चर, सॉरी दीवार पिक्चर 1979-80s। उसमें शशि कपूर और साथ में ऑपोजिट में अमिताभ बच्चन। तो उसमें अमिताभ बच्चन बोलता माँ को, माँ मेरे पास सब कुछ है, तुम आ जाओ, पैसा कौड़ी गहना सब कुछ है। तो शशि कपूर बोलता है कि मैं, बोले उसके पास क्या है? तो शशि कपूर बोलते हैं कि मेरे पास माँ है। तो आज बंगाल में हम लोगों का पास दीदी ममता बनर्जी, उससे बड़ा चीज ठीक है। मुखिया और माँ सुनती नहीं है माइनॉरिटी की आवाज उठाएगी तो बोलती है कि दिल्ली जाके आंदोलन करो। जरूर सुनती है, सबका सुनती है मेरे भाई। पूरा कोई नहीं डराती है माँ, ऐसा माँ नहीं चाहिए। माँ चाहिए जो सबका सुनती है, बच्चा को रोने भी नहीं देती है, ऐसी माँ है। वो तो आदरणीय है, सबके लिए है। मैं शेखर साहब एक बात करूंगा, भवानीपुर में इन्होंने कहा कि गुजरात से वोट लेना है क्या? ये गुजरातियों का अपमान किया, गुजरातियों का अपमान किया, और आगे बोलती है मेरे पास माँ है। अरे माँ में ममत तो नहीं है, बहन बलात्कारित हो रही है, युवा मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कैसी माँ है? ये तो जल्लाद माँ है, ये माँ नहीं जल्लाद माँ है। ये किसान यहाँ पर आत्महत्या नहीं कर रहा मेरे भाई, क्या बोल रहे हैं आप? अनीस खान का भी कांड को याद कीजिए। माँ कही थी 20 दिन में हम सब कुछ जब क्लियर कर देंगे। आज कितना साल हो गया अनीस खान का? क्या हुआ अनीस खान का? माँ क्या नहीं दे पाई, नौकरी नहीं दे पाई।
आज आपने बताया कि जो किसान आत्महत्या कैसी रहा है, ये मां नहीं है। चले ठीक है, सबसे पहला बात ठीक तो है ये फैजल जी, एक सेकंड, अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। एक सेकंड, आप तीनों लोगों ने भरपूर अपना समय लिया। लक्ष्मी जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनके पास जाते हैं, समझते हैं कि इसका विश्लेषण वो कैसे करेंगे। लक्ष्मी जी, ये बात सही है कि मैंने कुछ सवाल ऐसे रखे, उसके जवाब भी जिस तरीके के आए, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी आग लगी, इससे एक माहौल तो हमें मिला है कि पश्चिम बंगाल में क्या चीज बिक रही है इस चुनाव में। अब सवाल इस बात का है कि ये जो बिक रहा है, ना ये सच बोल रहे हैं, ना पूरा सच उधर से अभी आ पाया है, क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं है। बंगाल का आदमी क्या समझ रहा है, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? बिक तो रहा है माल ये वाला, लेकिन खरीदार और जो मैन्युफैक्चरर हैं, कि पहली बार भी हमने ये कहा था कि जनता में जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो दिख रही है। अब बीजेपी जो है इसको किस तरीके से वोट में कन्वर्ट कर पाती है, ये बंगाल का भविष्य और बंगाल में बीजेपी का भविष्य निर्धारित करेगा। रहा बात अगर हम लोग बंगाल में विकास की कहें या बहुत सारी जो चीजें आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें यहाँ पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम लोग पैरेलली उसको एक कंपैरेटिव स्केल पे रखेंगे तो बहुत ज्यादा हमें डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। हाँ, ये बात है कि लगातार जो है ये सरकार पावर में रही है और बीजेपी जो है लगातार स्ट्राइक कर रही है। तो हम लोग ये बात भी कह सकते हैं जैसे कि पिछले इलेक्शंस में था कि बीजेपी ने अपनी सारी एनर्जी लगाई थी इस इलेक्शंस को जीतने के लिए, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जनता के मूड में थोड़ा चेंजेस दिखने को मिल रहा है। ये चेंजेस हम लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है, और वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है या फिर ये वोट में कितना बदल पाता है ये निर्धारित करेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं लेता हूं ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, आप पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, 2021 वाले में भी, और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से स्पाई लगाए जाते हैं, मतलब ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने लोगों को बीजेपी के दल में प्लांट कराती हैं और वो मौके पर चौका देते हैं, बीजेपी चौंक करके रह जाती है। अभी ये पवित्र कर, तो ये जिस तरीके से मामला पलटा है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि जो दिख रहा है और जो हो रहा है उसमें कहां कैसे चीजें पलट रही हैं। शेखर जी, पिछले चुनाव में और इस बार में थोड़ा बहुत अंतर है। इस बार पार्टी ने बहुत ज्यादा दूसरी पार्टियों के नेताओं को नहीं लिया है भाजपा ने, और जो कैंडिडेट लिस्ट आई है उसमें जिन लोगों को टिकट मिला है बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आकर के पार्टी में टिकट लेने में सफल रहे। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें अधिकतर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भाजपा के पुराने नेता रहे हैं, या तो संघ से जुड़े रहे हैं या भाजपा के प्रति हमेशा से ही समर्पित रहे हैं। तो इस बार स्पाई वाला जो प्लान है वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और जैसे लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा कि बंगाल में इस बार मूड बदला हुआ है, तो सच में बदला हुआ है। आप अगर बंगाल में आएंगे, लोकल ट्रेन, लोकल बस वगैरह में सफर करेंगे या कहीं भी स्थानीय जगहों पे बैठ के चाय वगैरह पिएंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको 100 में से मुश्किल से 10-12 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो दीदी के पक्ष में बात कर सकें, स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में बात कर सकें। हालांकि बंगाल में हमेशा उल्टी गंगा बहती है, सच में बहती है। पूरे देश में कहीं भी गंगा वापस नहीं बहती, बंगाल में बहती है। यहाँ का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो जमीनी हालात है, चूंकि हम लोग पूरे बंगाल में घूम रहे हैं, आज भी अमित शाह का जो कार्यक्रम था वहां मैं पर्सनली मौजूद था, तो जो फिलहाल मूड है पूरे बंगाल का, थोड़ा बहुत परिवर्तन का मूड जरूर है। भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से भुना पाती है और लोगों को कैसे अपने पाले में टान पाती है, वही डिसाइड करेगा कि बंगाल का भविष्य क्या होगा। इस चुनाव में सरकार ममता की रहेगी या भाजपा सत्ता पे कब्जा कर पाएगी। ठीक है, शेख साहब कुछ कह रहे हैं, आप बताएं, अपनी बात रखें। मैं एक ही चीज कहूंगा, 294 सीट है पूरा बंगाल, जिसमें 3 सीट छोड़कर बाकी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है एक ही दिन में, और अपने अपना जो भी प्रत्याशी है वो अपने अपने जगह में कैंपेन कर भी।
सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं, शेख साहब आपको थोड़ा सा करेक्ट कर बंगाल दें। में 291 सीटों पर आपके कैंडिडेट हैं, बाकी 3 पे नॉर्थ बंगाल में आपके हाँ, मैं वही दलों का भी बता- वही बता रहे हैं, वो वही बता रहे हैं। सहयोगी है, वही मैं बता रहा हूं। जहां तक कि आपने और भाई साहबों ने कहा कि माहौल बन रहा है, यहां बिल्कुल माहौल बन गया है, लोगों का मिजाज माहौल बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक कि आपने पवित्र गंगा के बारे में भी बात किया है कि उल्टा गंगा और बंगाल का बारे में समझना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बात तो है, यहां पर जितना भी हिंदुस्तान का वोट हुआ, मैं देखता हूं हर स्टेट का, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, और भी जगह, बीजेपी जो प्लानिंग कर रहा है, खास करके जाति धर्म भेदभाव करके वोट ये करना, बंगाल में बंगाल के आदमी जितने भी, हर धर्म हर वर्ग, चाहे बहुत सारे लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से है, गुजरात से, वो सारे जो भी बंगाल में रहते हैं वो सारे बंगाली, बंगाल, दे आर बिलोंग्स टू बंगाल। उनका मिजाज ये है कि भाई जो हमारे सरकार है दीदी ममता बनर्जी, ठीक है, और आने वाले दौर में वही रहेंगे, और बहुमत के साथ ममता बनर्जी चौथी बार सरकार गठन करेंगे। चलिए ठीक शेखर जी, मैं 30 फैजल- सेकंड का समय लूंगा। अब मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी फैजल जी के ले ले। फैजल जी, टीएमसी बहुत आश्वस्त है, उसको लगता है कि बीजेपी तो कुछ कर नहीं पाएगी, और जो आपकी पार्टी है उन्नयन पार्टी, वो भी उस तरह से उन्नति नहीं कर पाएगी और टीएमसी के फूलों में कहीं दब जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं हमारे टीएमसी के जो लीडर है कि सिर्फ 2011 के बाद जो आप मैनिफेस्टो पे लड़े थे, और हर 5 साल में जो मैनिफेस्टो जो किए थे, उस मैनिफेस्टो पर अगर लेके आएंगे तो 294 के 294 पे हार हो जाएगी आपकी। मगर आपका जो प्लान है, आपकी जो राजनीतिक है, माइनॉरिटी को डराना और वोट लाना, इसके सिवा आपके पास कोई प्लान नहीं। तो ये साफ समझ में आता है कि आप माइनॉरिटी के इलाके में सिर्फ बीजेपी का डर दिखला के सिवा और कोई काम नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं यहां से बैठ करके कि आप बीजेपी का डर दिखलाना बंद कर दीजिए, फिर देखिए आपको एक वोट माइनॉरिटी नहीं देगा। मैनिफेस्टो पर आएंगे, 10 तरह मदरसा एफिलिएटेड पर आइए, नहीं मिलेगा आपको वोट। आपने नहीं किया काम। आप सेकंड लैंग्वेज उर्दू, कोलकाता शहर में अगर आप बात करेंगे, वहां भी धोखा दिया, वक्फ पे भी धोखा दिया, आपने हर मुकाम पे धोखा दिया। या माइनॉरिटी को चाहिए नौकरी, डेवलपमेंट, लीडरशिप। आप इलाका में, आपके अपने माइनॉरिटी इलाका में, कोलकाता शहर में आज भी राजधानी में बम गोली चलता है, आज भी राजधानी में ना पानी के लिए गाड़ी भेजना पड़ता है आप लोगों को। तो डेवलपमेंट के नाम में जीरो है। आप लोग सिर्फ दादा दीदी दोनों का जो चक्कर लड़ाई है ना कहीं माइनॉरिटी आप समझ रहा है, और माइनॉरिटी अपना टीम और हर जगह पे लड़ाई करके अपनी लीडरशिप तैयार करे आने वाले टाइम में। जैसे ने अवैसी साहब ने कहा कि हमें खुद अपना लीडरशिप तैयार करना होगा, क्योंकि दादा दीदी के चक्कर में हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज कहीं ना कहीं माइनॉरिटी एसटी एससी के तरफ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी का डर दिखला के माइनॉरिटी को धोखा दे रही है। अब मुसलमान या माइनॉरिटी नहीं डरेगा, अब आपके झांसे में नहीं आएगा, और अपना लीडरशिप में हमें जरूर आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा। 4 तारीख को ये काउंटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बहुत अच्छा मैंडेट और बहुत बड़ा मैंडेट लेकर के आएंगे, और आपको देख लीजिएगा, आपको खुद दिखाई देगा कि बिना हमारा ना बीजेपी का सरकार बनेगा ना टीएमसी का सरकार बनेगा। चलिए ठीक है, आप चंद्रशेखर जी से जवाब ले लेते हैं इसका। चंद्रशेखर जी, देखिए फैजल जी का तो अपना एक अलग तरीके का स्टेक यहां पर लग रहा है, जिस बात को वो पुख्ता तौर पर कह रहे हैं, अपने भरोसे से कह रहे हैं। जो बड़ी चीज है वो ये है कि जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, उसमें एक कहावत है कि सढ़े साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा जवाब ही देना पड़ता है। तो आपको अगर ये चुनाव जीतना है तो आपको लगता है कि उस जगह तक, उस तरीके तक पहुंचना पड़ेगा जो अभी तक टीएमसी के हिस्से से ही आ रही थी बात, जिसका आप आरोप लगा रहे थे। मैं एक पढ़े लिखे फैजल भाई की बात को जायज ठहरता हूं, क्योंकि कब तक चुपचाप रहे, कब तक माई बाप कहे। एक सेना की भी सीमा होती है।
जो जवान बच्चा था 15 साल पहले, आज वो 30 साल का हो गया और ममता बनर्जी उनके सिर्फ ठगा ठगा और ठगा है। आज मैं घटना बताऊं कोलकाता महानगर की, मल्लिक बाजार की घटना है। नगर निगम ने घूस लिया, मेयर के यहाँ घूस हुआ, स्थानीय काउंसिलर ने घूस लिया और बलि का बकरा बना मुस्लिम समुदाय की माँ बहने, जिनके मकान को तोड़ दिया गया इसलिए कि अवैध है। इनको वो दर्द है कि 15 साल बीजेपी के नाम पे, वो हमने गांव में कहावत सुनी थी, जब गांव में बोलता है शेर आएगा और गांव के लोग खड़े हो गए, बोले क्या हुआ, बोला मैं तो टेस्टिंग कर रहा था। ऐसे 3 बार हुआ और एक दिन शेर आया, एक आदमी को खाया और वो गांव सुना हो गया। वही हाल ममता बनर्जी का होगा। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है और इस बार बीजेपी आएगी और हिंदू। अरे तो चंद्रशेखर जी, जब आपके फैजल जी से इतने विचार मिल रहे हैं, फैजल जी भी जो बात कह रहे थे, आपके विचार इतने मिल रहे हैं, तो गठबंधन ही कर लेते ना, काहे उनको छोड़ दिया, आप हाथ पकड़ लेते। नहीं, सुनिए शेखर जी, राजनीतिक अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। उन्होंने दर्द बयां किया है कि मुख्यमंत्री ने हर बार मुसलमानों को यह कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। कभी बंगाली ठगा जाता है, कभी मुसलमान ठगा जाता है, कभी गुजराती ठगा जाता है, तो कभी यूपी बिहार। सीएम क्या बोलती है, पहले यूपी बिहार के लोग अपनी औकात में रहे, मारवाड़ी वो आए धंधा करने। कल तो महुआ मित्रा ने बोला गुजरातियों के लिए, आज मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। आज बंगाल का बंगाली अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं है। यहाँ आलू, यहाँ काम क्या है, वो मूढ़ी भाजा, चिड़े भाजा, आलू चप बनाने का धंधा है, घुगनी बनाने का धंधा है, या मूर्ख बनाने का धंधा है। और चल क्या रहा है, किसको भलाई है। जिस बंगाल में पहले विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म लेते थे, आज उस बंगालियों को शक की निगाह से देखने का काम पूरे देश में रहा। इसका जिम्मेदार कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री है। उन्होंने बंगालियों का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि बंगाली आज शक की निगाह से बांग्लादेशी के रूप में तमगा मिल रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार। और इन्होंने के दस्तावेज, बंगाल में दस्तावेज 500 रुपए में बिकता है। खरीदार चाहिए, आप आ जाइए, मैं आपको 20 साल पहले का दस्तावेज बनवा दूंगा। टीएमसी के दलाल है, बस इनको वोट दीजिए और दस्तावेज बनवा लीजिए। शेख साहब कुछ कह रहे हैं, शेख साहब। आनंद जी ये क्यों भूल जाते कि ममता बनर्जी खुद तो बीजेपी का साथ में गठबंधन की है हमेशा। बाबरी मस्जिद का जब ध्वंस हो रहा 98 में, उस वक्त भी ममता बनर्जी, गुजरात में दंगा हुआ उस वक्त भी ममता बनर्जी क्यों भूल जाते हैं ये सब। बीजेपी का अगर बी टीम अगर कोई है तो टीएमसी है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ठीक फैजल जी, बात समझ, पॉइंट आ गया, बहुत आखिर में है अब हम इससे में। शेख साहब आप अपनी जल्दी टिप्पणी कीजिए, बहुत बढ़िया बात आई है जी, अपनी टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला बात तो ये है, कब तक लड़ोगे। मैं पहले भी बात बताया, ये जितने भी ये हमारे दोस्त हैं चैनल में, दोनों पक्ष रख रहे थे, मैं सुन रहा था कि बंगाल में क्या है, नहीं हुआ, पकोड़ा बेच रहे। बंगाल का जीडीपी 15 साल पहले का देखिए और अभी का जीडीपी देखिए। चलिए ठीक है, हम समझ गए। विकास के मामले में ये इस समय ये चुनाव जा नहीं रहा है उस तरफ। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, 20 सेकंड में लक्ष्मी जी आपसे ये जवाब चाहूंगा कि क्या एक दूसरे की टीम बी बताना, ये जो चलन है, अभी जो बात आई कि बीजेपी की टीम बी उन्नयन पार्टी है, ने बीजेपी कहेगी वो टीएमसी की है, टीएमसी कहेगी वो बीजेपी की है, तो ये भी एक ट्रेल बनी हुई है क्या। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इससे जो है दोनों राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है। जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से जो है ये जनता में मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं वोटर का पोलराइजेशन जो है काफी हद तक देखने को मिलता है। ठीक है, आखिरी में मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा ओम प्रकाश जी कि इसका इंपैक्ट क्या उस दिन भी रहता है जब वोटर वोट देने जा रहा होता है, कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसके साथ में है। बिल्कुल रहता है शेखर जी। इस बार बंगाल चुनाव आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है। हाँ। हर जगह जाति की ही बात होती है। भवानीपुर में एक दिन पहले ही महुआ मोइत्रा ने गुजरातियों को टारगेट किया है। सीएम भी जहां जा रही है वहां या तो अल्पसंख्यकों को या जिस कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में ही बात कर रही है। बंगाल का चुनाव बता रहा है कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। नेताओं के बयान से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में धन्यवाद। जो बड़ी बात निकल करके आई है वो ये है कि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव
होना तो चाहिए था, भद्रजनों का प्रदेश है तो डेवलपमेंट पे बात होती, कुछ और बातें होती, क्या करा जाएगा उसके ऊपर बात होती। मैनिफेस्टो अपनी अपनी तरीके से आते रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी तो अपने मैनिफेस्टो को खुद आज लेकर के पहुंचे थे, उन्होंने जारी किया है, वो बीजेपी से अलग भी उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया कि भवानीपुर के लिए क्या करेंगे, किस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे। तो यहां फोकस बड़ा क्लियर है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, हर पार्टी ये बता रही है कि सामने वाली पार्टी ने किसी के लिए कुछ किया नहीं है। यह भी बात सही है कि जिस तरीके का खौफ दिखाया जा रहा है, उस तरीके का एक खौफ केवल वोटर्स या वोट बैंक के लिहाज से ही नहीं, उस तंत्र को भी खौफ दिखाया जा रहा है जो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कराने में लगा हुआ है, यानी चुनाव आयोग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं। निश्चित रूप से इस समय पर जो कानून व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग है, जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाए। नमस्कार।